चौधरी देवीलाल हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में जब ऐसे नेता के वंशज किसान विरोधी कृषि कानूनों के पक्ष में खड़े होते हैं तो उनसे सवाल पूछना बनता है। ये कहना है स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव का। हिसार में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कानून के विरोध में केवल 5 दिनों में ही पूरे भारत में विरोध के स्वर उठने लगे। हरियाणा पंजाब में ही नहीं दक्षिणी राज्यों में भी कृषि सुधार कानूनों का विरोध हुआ है। सरकार ने किसी भी कृषि संगठन से बात किए ये काले कानून लागू किए हैं। एक भी किसान संगठन इन कानूनों के पक्ष में नहीं है। इन्हीं कानूनों के विरोध में किसान मंगलवार को सिरसा जिला में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करेंगे। आज देश में किसान आंदोलन अपने उभार पे 25 तारीख को देश ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई केंद्र सरकार ने कानून लिया हो, कोई कदम उठाया हो और 5 दिन के भीतर पूरे देश में विरोध हुआ। 20 तारीख को कानून आया, 25 को पूरे देश में विरोध हुआ। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि ना ये तो सिर्फ हरियाणा पंजाब में है। और आजकल चूंकि पूरे देश की खबर आती नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप पत्रकार हैं, आप जांच कर सकते हैं मेरे दावों की। सिर्फ तमिलनाडु का मैं जिक्र कर दूं, तमिलनाडु में 300 जगह किसानों ने प्रतिरोध किया। 25 तारीख को तमिलनाडु में 11,000 किसानों को हिरासत में लिया गया। कर्नाटका में 1 दिन नहीं 2 दिन किसानों ने पूरा बंद किया। वहाँ का कर्नाटका राज्य रैयत संघ जो है उसने पूरा कर्नाटका को 2 बार बंद किया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। महाराष्ट्र के बारे में अफवाह फैलाई गई कि नहीं महाराष्ट्र का जो शेतकारी संगठन है वो तो इस कानूनों के पक्ष में है। वहाँ के स्वाभिमानी शेतकारी संगठन जिसके नेता राजू शेट्टी, उन्होंने वीडियो जारी किया और प्रत्येक तहसील पर उन्होंने इन तीनों कानूनों को जलाया। पूरे देश में विरोध हुआ है, अभूतपूर्व विरोध हुआ है। किसान आज ये पूछ रहा है कि भाई आप ये जो सौगात लेके मेरे लिए आए हो ये तो मैंने कभी मांगी नहीं। पिछले 25-30 साल में इस देश के एक भी किसान नेता ने इनमें से कोई भी कानून तो मांगा नहीं। किसान मांग रहा था एमएसपी, किसान मांग रहा था सस्ता डीजल, किसान मांग रहा था फसल को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा। जो मांग रहा है वो दिया नहीं, उल्टा जो ना मांग रहा है वो उसके सर पे मार दिया। एक किसान संगठन से राय बात नहीं हुई, नहीं तो सरकार रिलीज कर दे। उस एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए जिसने आपने राय बात की हो। आज देश का एक भी किसान संगठन इन तीनों कानूनों के पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि संघ परिवार का भारतीय किसान संघ भी अब इससे परहेज कर चुका इन कानूनों से कि नहीं हम इनके साथ नहीं। ऐसे में जब चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के किसानों के लिए श्रद्धेय है, जब उनका वंशज उनके इसके पक्ष में खड़ा होता है तो तकलीफ होती है। चलिए वंशज हैं, रहेंगे, उसका तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री अपने आप को चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का वारिस बताते हैं और वो इन 3 कानूनों की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं तो सवाल पूछना पड़ता है। जब चौधरी रणजीत सिंह इसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, चुप दिखाई देते हैं, तो सवाल पूछना बनता है। और इसलिए हरियाणा के 17 किसान संगठनों ने, ज़्यादातर यहाँ के हिसार, सरसा, रतिया, फतेहाबाद, यहाँ के कई संगठन, बाकी संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि वो 6 तारीख को डेरा डालेंगे। जैसे पंजाब के किसान संगठनों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर के सामने डेरा डाला, उन्होंने कहा हम भी डेरा डालेंगे। जब आपने फैसला किया तो देश भर के किसान संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि हम इसका समर्थन करेंगे। और अब तक मैं समझता हूँ प्रदेश की कमोबेश हर संगठन ने अब तक इस कॉल को सपोर्ट कर दिया है। कल सिरसा में चाहे मेवात, रेवाड़ी, नारनौल हो, चाहे इधर करनाल, कुरुक्षेत्र हो, और अपना इलाका तो है ही है, चारों तरफ से हरियाणा के किसान वहाँ आएंगे, सवाल पूछेंगे। अगर सवाल का जवाब है तो मैं आपके माध्यम से
इन नेताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आइए जनता के सामने इन सवालों का जवाब दीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो कुर्सी छोड़िए। आज आपको कुर्सी और किसान में से चुनना पड़ेगा। अगर किसान के सच्चे हिमायती हो तो कुर्सी छोड़ो। आज छोटी कुर्सी है, हो सकता है किसान आपको और बड़ी कुर्सी किसी दिन दे देगा, लेकिन अगर कुर्सी से चिपकना है तो फिर किसान का नाम लेना बोल दो, फिर किसान आपका हिसाब किताब कर लेगा आपने। संगठन के पदाधिकारी राजीव गोदारा ने कहा कि वह देवीलाल के वंशजों से सिर्फ 10 सवाल पूछेंगे। इसमें प्रमुख सवाल ये है कि क्या जेजेपी ने ऐसे कानूनों की मांग की थी, क्या उनके साथ इन कानूनों को लेकर चर्चा की गई थी, या फिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो कोरोना महामारी के समय में ये कानून जबरन पास किए गए। ऐसे ही अन्य सवालों को जवाब देने के लिए चौटाला सिरसा में अपने निवास पर पहुंचे। पहला सवाल है, क्या दुष्यंत जी आपने, आपकी पार्टी ने आज तक इन 3 कानूनों जैसे किसी बदलाव को लाने की मांग की थी? यानी कि कभी आपने ऐसे कानून लाने की मांग की थी क्या? अगर ये भले कानून है तो आपने भी कभी सोचा होता, देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी ने कभी तो सोचा होता, आपने सोचा होता। दूसरा, क्या भाजपा सरकार ने अध्यादेशों को लाने से पहले या उसके बाद आपकी पार्टी की राय ली थी? सरकार 3 महीने पहले अध्यादेश ले आई थी, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, लॉकडाउन के बीच में लाई, अब कानून बन गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसान संगठनों से बात तो नहीं की, क्या आपकी पार्टी से कभी बात की थी उन्होंने? तीसरा सवाल, क्या इन तीनों कानूनों का कोरोना वायरस या लॉकडाउन से कोई संबंध था? नहीं तो इन्हें इस महामारी के बीच अध्यादेश के जरिए क्यों लाया गया? ऐसा क्या था कि पूरे कानूनी व्यवस्था का अचानक इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश ले आए और बिल संसद में लाने के बजाय पहले से आपने एक कोशिश कर दी? चौथा, राज्यसभा में बिना वोट के जिस तरह से इन कानूनों को पास किया गया, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? अगर आप राज्यसभा की इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करते हैं तो फिर देश का किसान और जो किसान नहीं है वो भी सब आपकी राजनीति को समझ लेंगे। पांचवा, अगर इन कानूनों से एमएसपी का कोई खतरा नहीं है तो क्यों नहीं एमएसपी को कानून में शामिल कर लिया जाता? दुष्यंत जी कहते हैं कि इससे एमएसपी को कोई खतरा नहीं होगा। वो कहते हैं कि सरकार ने इस बार भी 50 रुपये बढ़ा दिया है गेहूं पर, और वो इससे पता लगता है कि सरकार प्रतिबद्ध है और पूरा खरीदेगी। आंकड़ा ये है कि जितना इस बार बढ़ा है इससे ज़्यादा परसेंटेज में ज़्यादा भाव तो पहले बढ़ता रहा है एमएसपी का, परंतु एमएसपी का बढ़ना अपने में गारंटी नहीं है, और अगर गारंटी लिखना नहीं है, एमएसपी बढ़ना नहीं है, तब एमएसपी पे खरीद होगी, ये कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? छठा, अगर आवश्यक वस्तु कानून जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है में बदलाव कर कंपनियों को जमाखोरी की खुली छूट देने से किसान को क्या व कैसे फायदा होगा? पूरी खुली छूट दे दी गई है कि जो व्यापारी जितनी मर्जी जमाखोरी करे, जितना मर्जी जमा करे और उसे महंगा बेचे, तो उससे क्या फायदा होगा किसान को? क्या कंपनियों को किसान व कंज्यूमर दोनों को लूटने का अधिकार नहीं दे दिया गया है? सातवां सवाल, बिना टैक्स दिए कंपनियों को मंडी से बाहर खरीद की छूट दी गई और मंडी में खरीदार पर भारी टैक्स, क्या मंडी को खत्म करने का एजेंडा नहीं है? क्या इससे किसान खुली मंडी में बोली लगाकर फसल बेचने से वंचित नहीं होगा? फसल खरीदार पर टैक्स से किसानों को जो सड़कों जैसी सुविधा मिलती थी वह खत्म हो जाएगी। हम सब जानते हैं मार्केटिंग बोर्ड के पैसे से गांव-गांव से जो सड़कें जुड़ी है वो उसी पैसे से आती है, तो सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी? और किसानों के बीच में जो सुविधा है उनकी और जो सड़कें और जो बाकी साधन है वो कैसे उसको पूरा कर पाएगी? आठवां सवाल, फसल पकने से पहले कंपनियों से एग्रीमेंट के नाम पर किसान से दस्तखत करवाना, उसकी अपनी लूट पत्थर पर मोहर लगवाना ना होगा। जब पहले से आप लगवा लेंगे मोहर, दस्तखत ले लेंगे और फिर आपको लगेगा अब इसकी जरूरत और मार्केट में महंगी होने वाली है तो आप खरीद लेंगे, और जिस दिन आपको लगेगा कि अब ये तो महंगा बिकेगा नहीं, मार्केट में रेट गिर रहा है, तो आप क्वालिटी के नाम पे, क्योंकि क्वालिटी उन्हीं को तय करनी है, और उसके नाम पे आप खारिज कर देंगे और आपके बड़े बड़े वकीलों की टीम भी होगी, तब क्या तो किसानों से अपनी ही लूट पत्थर पे मोहर नहीं लगवा रहे हैं अभी दस्तखत करके? क्या किसान बड़ी कंपनियों से हक ले भी पाएगा? 9वां सवाल, दुष्यंत जी आप बार बार कह रहे हैं कि राज्य में हर फसल एमएसपी पर बिकेगी, फिर एमएसपी पर खरीद का कानून या सरकारी आदेश क्यों नहीं जारी हुआ है? इस वक्त आपकी आंख के सामने फसलें एमएसपी पर नहीं बिक रही हैं, ऐसा क्यों? फिर भी क्यों आप कुर्सी से चिपके हैं? हरियाणा में बाजरा एमएसपी भी बिकता ही नहीं है, पूरा शुरू भी नहीं हुआ है। धान की जहाँ तक बात करें, हर साल खरीफ और रबी की फसल से पहले सरकार एक आदेश जारी करना होता है कि केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया है तो हम इतना % धान, इतना % बाजरा, सरसों खरीदेंगे। वो पत्र जारी होता है, वो कल शाम तक जारी नहीं हुआ था, और 1 तारीख से 26 तारीख से उन्होंने कहा था हम खरीद शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक वो पत्र जारी नहीं हुआ। लिख के नहीं कहेंगे, ये नहीं बताएंगे कितने % फसल में एमएसपी खरीदेंगे।
तो उसके बाद अब वायदा दावा किस बात पे कर रहे हैं और लिख क्यों नहीं रहे हैं? इसमें इस सरकार में तो आप हैं भी। और 10वां सवाल, जब देश में एक भी किसान संगठन या किसान नेता इन कानूनों के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं, तब चौधरी देवीलाल का वंशज इनकी ढाल बनकर क्यों खड़ा हुआ है? ये बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ देश का कोई किसान संगठन, कोई किसान आवाज़ इनके सरकार के पक्ष में नहीं है, उनकी पार्टी के अपने किसान संगठन नहीं है, और देवीलाल का वंशज जो देवीलाल की राजनीतिक विरासत का हकदार बनता है वो इनके पास हाथ खड़ा है। और जैसे रमेश भाई ने कहा, रणजीत सिंह जी भी उसी सरकार में मंत्री हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए। तो ये सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि या तो इन सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।